इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में मौजूद हूँ और यहाँ के युवा और एक अच्छे CPI-M के पूर्व विधायक फैयाज़ अहमद खान से मेरी बात हो रही है और मैं ख़ास तौर पर जानना चाहता हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव जो हुआ है और दिल्ली में चुनाव हुआ है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लूट लिया। ऐसी है कि जो सरकार दिल्ली में चल रही है वो जनवाद पे विश्वास नहीं करती। इसलिए वो तमाम जो अलग अलग शोबे थे, चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो अदालत हो, पुलिस महकमा हो, इन तमाम जगहों को कब्जा करके रखी है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन बयान नहीं दे पाती सही तरीके से, चुनाव होता है तो अभी दिल्ली के चुनाव में भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं 70C फॉर्म में, ताकि कितना चुनाव हुआ वेबसाइट में आ जाए, तो वो आने में लग जाता है 24 घंटा, क्योंकि वहीं पर कारसाजी की जाती है। हर जगह चुनाव में दखल किया जा रहा, लोगों को यह हक नहीं दिया जा रहा कि अपना वोट दें। जनवादी अधिकार पर हमला किया जा रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए। इलेक्शन कमीशन को लेकर के भाजपा सरकार चला रही है। दिल्ली की सरकार हो या बाकी जहां पर भाजपा के लोग हैं, जनता के वोट से जीत करके नहीं, कब्जा करके वो विधायक बन रहे हैं या सांसद बन रहे हैं। आज अगर भाजपा पूरे देश के अंदर में अगर न्यूट्रल चुनाव कराए तो जो विश्व गुरु बन रहे हैं ना, जिनको कुंभ में नहाना पड़ रहा है जनता को दिखाने के लिए, वो भी इंपोर्टेड जैकेट पहन करके, ताकि वो पानी तक न हो, वाटरप्रूफ जैकेट, ताकि वो पानी भी न लगे, वो दिखा करके जो जज्बात से खेल रहे हैं। या कुंभ मेले में जो इतने लोग मारे गए प्रशासन की दुर्बलता और गाफिलती की वजह से, उसको छुपाने के लिए जाना पड़ता है उनको। देश की जनता को वोट लेकर के नहीं। आज वो अगर मौका दे, देश की जनता उनको उखाड़ करके, वो कहते हैं ना कि हम झोली लेके आए थे, फकीर हैं, लोग फकीर बना करके छोड़ देंगे, झोली लेके ही घूमना पड़ेगा, लेकिन वोट तो देने नहीं देंगे। RSS है ना, ये लूटेंगे और हमारी एकता को तोड़ेंगे। आज उसी के आधार पर देश चल रहा, उसी के आधार पर चुनाव हो रहा, उसी के आधार पर वो जीत रहे हैं। ये जीत उनकी अपनी जीत नहीं है। जो आपके जीत अपनी नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ी है और आपके बहुजन आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी है। इस तरह छोटी छोटी पार्टियाँ चुनाव लड़ करके क्या संदेश देना चाह रही हैं? देखिए, आज पूरे देश के अंदर में तमाम सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होने की जरूरत है। लोकसभा के चुनाव में जब पूरी सेकुलर ताकतें एक साथ लड़ाई की थी, तभी अब की बार 400 पार वो नहीं हो पाया। तभी जो देश को संविधान बदलने का जो मुद्दा था वो नहीं कर पाए। वहां से सबक सीखना चाहिए कि हमको एक होकर लड़ना है। लेकिन बड़ा अजीब है कि छोटी छोटी पार्टियां, और कुछ तो स्पॉन्सर्ड पार्टियां हैं जिनको भाजपा की सरकार स्पॉन्सर्ड करती है, लड़ो और वोट काटो, वोट कटवा पार्टियां जिन्हें कहते हैं, ये लोग सेकुलर वोट को काट करके भाजपा को मदद कर देते हैं। ऐसी हालत में लोगों को भी समझना चाहिए कि वोट कटवों से दूर रहें जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और सेकुलर ताकतें इकट्ठा होने की जरूरत है। सेकुलर ताकतें इकट्ठा नहीं होगी, RSS का तरह पार्टी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तमाम प्रशासनिक शक्तियां उसके साथ हैं, धर्म की आड़ में वोट ले रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। ऐसी हालत में सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी हम इस देश को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। आप एक विधायक थे और जिस तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया, मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल दिया गया, ये नाम बदल पार्टी क्या कहा जा सकता है इसे? देखिए, भाजपा सरकार बनाने के बाद देश की जनता को जो झूठा वादा किए थे, 2 करोड़ नौजवानों को, बेकारों को हर साल नौकरी देंगे, देश में आज तक एक को नौकरी नहीं दी गई। देश के अंदर में सिवाय जात पात लोगों को कुछ नहीं दिया गया। देश के अंदर में न शिक्षा मिला, न स्वास्थ्य मिला। शिक्षा को निजीकरण करके शिक्षा को भी संकोच कर दिए, ताकि जिनके पॉकेट में पैसा हो वो पढ़ाई कर पाए। युवा बेकार है, नौकरी नहीं है, तभी कहते हैं पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, चाय बेचने की बात करते हैं। देश के नौजवानों को कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तब ये देश के अंदर में अलग अलग, उनके अंदर में क्या है, देश के इतिहास को बदल रहे हैं, तारीख को बदल के मुगलों को गायब कर देना चाहते हैं। अरे जो सीखे अच्छा चीज वो मानना पड़ेगा। आजादी की लड़ाई में RSS का कोई रोल नहीं था, मोदी के पार्टी का कोई रोल नहीं था। ये तो ब्रिटिश का दलाल थे,
और आज वो लोग इसीलिए इन तमाम नाम को बदल के लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। अरे नाम बदल जाने से अगर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य मिल जाता तो हम कहते सब नाम बदल दो। प्रयाग कर दिए तो इलाहाबाद का नाम किए। प्रयाग में इतने बेचारे कुंभ के जो पूजन यात्री थे जो गए थे महाकुंभ में, जहां पर कि वहां की सरकार, जहां पर कि डबल इंजन की सरकार है, जहां पर सीसीटीवी लगा है, प्रशासन इतना निकम्मा रहा कि इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे को छुपाने के लिए मौत को छुपाया जा रहा है। सीसीटीवी लगा है तुरंत बता पाओगे कितने लोग मारे गए। लाश को हटाया गया, लोगों को कहा गया जैसे तैसे लाश ले जाओ, क्योंकि अगर लाश का शनाख्त हो जाएगा, पोस्टमार्टम होगा तो फिर क्लेम होगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो नहीं देंगे। ये धर्म के नाम पर भी लोगों को, यहां तक कि जो गए हैं अपने लोगों को खोजने के लिए, वहां की पुलिस लाठी बरसाई है। और कुंभ के पहले जो धर्म का लेकर के वहां पर भावना, कोई हॉकर फेरी वाला वहां दूसरे मजहब का नहीं रहेगा, कोई मुसलमान नहीं रहेगा, ये कहे थे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं वहां के मुसलमानों का, इलाहाबाद का, कि वो लोग ऐसे मुसीबत में उनको मदद किए। असल में यही इंसानियत है। और वो कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा कुंभ के साथ रहे हैं, क्योंकि बचपन में एक साथ हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर के सब मजहब मनाते थे, कभी नहीं कोसा था। दिवाली हो, छठ हो, काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, एक साथ मनाते थे लोग, कभी नहीं समझे थे कौन हिंदू कौन मुसलमान। यही देश की सभ्यता और संस्कृति, तहजीब और तमद्दुन था। इसको आरएसएस बर्बाद कर दे रही है, बीजेपी बर्बाद कर दे रही है, मोदी और योगी मिलकर के देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, देश के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है। इसलिए इनके खिलाफ मिलकर लड़ना पड़ेगा। नाम बदलने से हमको खुशी नहीं है। रेल कभी भी टाइम पर नहीं आता, रेल की एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं। मुगल सराय का नाम बदल दिए, स्टेशन का नाम बदले, रेलगाड़ी टाइम पर आया, लोगों को टिकट मिल पाता है, मुसाफिरों की सिक्योरिटी है, ट्रेन दुर्घटना से बच रहे हैं। हमारे ट्रेन के ट्रैक को ठीक नहीं किया जाता है, ट्रेन में अपॉइंटमेंट नहीं है, एक ड्राइवर को 4-4 रात जागना पड़ता, दुर्घटना होती है, क्योंकि वहां कोई नियुक्ति नहीं है। वहां नहीं देख करके वो सिर्फ नाम बदलने का, असल में नाम बदलने के अंदर से हमारे आंख पर मजहब का पर्दा लगा दे रहे हैं, टीना का चश्मा पहना दे रहे हैं, ताकि हम नहीं देखें कि मोदी जो जैकेट पहन करके वाटरप्रूफ जो कुंभ मेला में जाके डुबकी लगा रहे हैं, असल में वो डुबकी भी नहीं लगाए हैं, वहां पर भी मीडिया को लेकर के दिखाने के लिए कि देखो हम आए हैं। चूंकि कुंभ मेला को लेकर पूरे देश दुनिया में कहा जा रहा है कि वहां पर जो हुआ है प्रशासन का दुर्बलता है, निकम्मापन है, उसको ढकने के लिए वहां गए डबल इंजन की सरकार को, वहां जाकर के दिखा रहे, तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जब तक हम बेवकूफ बनते रहेंगे, ये शासन करते रहेंगे और हम भूखे मरते रहेंगे। किसान को फसल का कीमत नहीं मिलेगा, मजदूरों को हक नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, मां बहनों की इज्जत का खेलवाड़ होता रहेगा, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। जब तक आपके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी कैसी खेल खेल रही हैं? देखिए, दीदी की खास बहन, दीदी जो है ना मोदी जी की खास बहन है। आरएसएस दीदी को कहती है मां दुर्गा है, और ये आरएसएस को कहती हैं कि बड़ा अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों का तालमेल है। तृणमूल का जन्म हुआ था नागपुर से, आरएसएस के कोख से। दीदी हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलेंगी, आरएसएस के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगी। और बंगाल का तृणमूल बीजेपी दोनों एक है। आज जो तृणमूल में था वो कल बीजेपी है, कल का बीजेपी आज का तृणमूल। तो ये इनके अंदर छलांग चलते रहता है, बंदर का खेला होता रहता है। ये दीदी और मोदी दोनों मिलकर के, वो हिंदी में देश के नौजवानों को कहते हैं पकौड़ा बेचो, और ये बंगला में उसी बात को कहते हैं तेलेर भाजा बिक्री करो। दोनों के अंदर में बड़ा सिमिलरिटी है, दोनों तालमेल है। तो ये दोनों मिलकर के वही काम कर रहे हैं, ये भी नाम बदलने का, वो भी नाम बदल रहे हैं। यहां पर भी महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, तभी तो आरजी कर की एक डॉक्टर अपने जगह में ही उसका रेप और मर्डर हो जाता है, और मुजरिम को छुपाने के लिए पूरी सरकार जुट जाती है। और दिल्ली की सीबीआई से लेकर बंगाल का पुलिस, कलकत्ता का पुलिस एक साथ मिलकर के ही मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर पाता है। आज भी उस अभया की मां, उस डॉक्टर के मां बाप कह रहे हैं कि हम अपनी बच्ची का इंसाफ मांग रहे हैं। आज भी वो कहें कि 9 तारीख को उनका, अगले 9 तारीख को उस बच्ची का जन्मदिन है, कह रहे चलो भैया 9 तारीख को सब मिलकर जन्मदिन मनाएंगे, जुलूस करेंगे, आरजी कर हॉस्पिटल तक जाएंगे और इंसाफ मांगेंगे। आज भी इंसाफ का गुहार है। दिल्ली में भी इंसाफ नहीं मिल रहा, बंगाल में भी इंसाफ नहीं मिल रहा। दीदी मोदी दोनों मिलकर के नाम बदलने का खेला और मजहब का सियासत करो, कोई मुसलमान को लेकर, कोई हिंदू को लेकर के, बस दोनों को बंटवारा रखो, शासन करो। ब्रिटिश वही सिखा के गया है।
कि फूट डालो राज करो, ये लोग वही काम कर रहे हैं। समझना पड़ेगा, जब तक हम समझ नहीं पाएंगे, देश के लोग नहीं समझ पाएंगे, ये फिरका परस्त ताकतें हमको हमारे जज्बात से खेलते रहेंगे, मजहब जुबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, और शासन करते रहेंगे, और हम बेकार भूखे मरते रहेंगे, बिना इलाज मारे जाएंगे हम। आपकी पार्टी इतनी अच्छी, बहुत दिनों तक यहाँ सरकार पश्चिम बंगाल में थी, दीदी का आने कैसे रिजन हो गया? देखिए, सरकार में बहुत दिनों रह करके 34 साल सरकार, और जो 34 साल के तजुर्बे, जिसकी उम्र कम से कम 55 साल हो, वही बता पाएंगे 34 साल पहले क्या है। 18 साल के वोटर तो जन्म ही लिए 34 साल की सरकार में, वो क्या समझे फर्क क्या है। और ये कहा गया तमाम ताकत इकट्ठा हुई, और बंगाल की सरकार को लाटने के लिए, ज्योति बोस की सरकार को लाटने के लिए बहुत बार कोशिश हुआ। बम गिराया गया, यहां पर असला गिराया गया, पकड़ा गया। इस जगह में जो बुद्धदेव भट्टाचार्य को हत्या करने की साजिश की गई थी, जो एक्स डीआईजी बयान दिया है, तो हमेशा सरकार को लाटेगी, क्योंकि कभी नहीं चाहती है पूंजीपति वर्ग, जोतदार जमींदार निजाम कभी नहीं चाहती है कम्युनिस्टों का शासन हो, वामपंथियों का शासन हो। इसलिए सब इकट्ठा हो गए थे एक साथ मिलकर के, कांग्रेस से लेकर के यहां तक कि कुछ अल्ट्रा लेफ्ट भी एक साथ हो गए थे। माओवादी हुए थे, किशन जी हुए थे, माओवादी नेता किशन जी बोले थे ना, मेरा सपना ममता बनर्जी, गोली चलवा दिया गया था। बाद में पता चला कि वो दीदी गोली चलवाई है, उन्हीं के लोग कहे कि हम नकली ड्रेस पहना करके भेजे थे। सामने आज तक कोई भी कमीशन रिपोर्ट नहीं आया कि क्या हुआ, कौन किया था, क्योंकि शासन पाने के लिए दीदी वो है कि अगर किसी का लाश के ऊपर से जाना पड़े तो लाश पर से जाएंगी। और वही माहौल बनाकर के बंगाल में तमाम अखबारात, मीडिया सब इकट्ठा हो गए थे, तमाम पूंजी देश विदेश सरकार को लड़ दो। कहा गया था एक बार के लिए पलट के देखो, पलटा तो गया, लेकिन आज भी बंगाल के अंदर में बेचारे नौजवान भूखे मर रहे हैं। उनको माइग्रेट लेबरर होकर बाहर जाना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना, हमारे देश में भी रोजगार नहीं है, माइग्रेट लेबर होकर के गए हैं। आज अमेरिका क्या कर रहा है, पैरों में बेड़ी, कमर में जंजीर, हाथ में हथकड़ी लगा करके उनको जेल में रख रहा, वहां पर सेल में रख रहा, और फिर अपने जहाज पर, जिनको कोई यहां तक बाथरूम जाने तक का नहीं दिया, जो बयान कर रहे हैं वो लोग, वो लोगों को वापस भेज रही है। और मोदी सरकार खामोश बैठी है बेशरम की तरह। तो ये तो हाल है, हमारे देश में रोजगार नहीं है, बाहर गए मजबूरी में। बंगाल में भी रोजगार नहीं है, कुछ बाहर गए हैं। तो हमारी सरकार गई, लेकिन हम कुर्सी के लालची नहीं हैं। हम इस समाज को बदलना चाहते हैं। वो लड़ाई है, आज भी वो लड़ाई है। हम किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाओं को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हमारा संघर्ष है, और उसी संघर्ष के अंदर से आज नहीं तो कल जनता समझेगी। जनता जिस दिन जागरूक होगी, क्योंकि एक चीज समझ ली, इतिहास गवाह है, हिटलर को भी बंकर में छुपना पड़ा था। और श्रीलंका देख लीजिए, श्रीलंका में भी क्या हाल हुआ था। और आज श्रीलंका में भी जो दोनों, जो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो भी लाल झंडे के हैं। वो भी समझे हैं कि नहीं, कम्युनिस्टों का ही रहना जरूरी है। तभी नेपाल भी कहता है, जो कभी हिंदू राष्ट्र बनाया था और तोड़ दिया, बोला नहीं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमारा आर्थिक अवस्था का 12 बज चुका था। हमारा देश का आज वही हाल है। डॉलर के मुकाबले में रुपया घट के कहां चला गया। हिंदुस्तान कभी कहा जाता था मजबूत देशों में 10 में नाम आता था, आज वहां से भी बाहर निकल गया। तो ये तो है मोदी का, विश्वगुरु का चमत्कार, कि हम पूरे दुनिया में एकदम पीछे चले गए हैं। तो आज हम पीछे गए हैं, हमारी हालत खराब हुई है, और हम जंजीर बांध करके हमें भगाया जा रहा है। ये हालत है हमारी। मोदी ने तो कहा था आपकी बार ट्रम्प के साथ सरकार, उसमें चुनाव हार गए थे। इतने बेशरम हैं। ट्रम्प की सरकार तो बनी, वो भी है, ये भी इतिहास बना है कि जो एक अपराधी है, वहां की कोर्ट ने ट्रम्प को गुनहगार साबित किया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो प्रेसिडेंट बने हैं तो बचे हैं। तो एक अपराधी पहली बार राष्ट्रपति बनता है। और वो ऐसा है कि जब शपथ लिया, तो मोदी जो ट्रम्प का तलवा चाट रहे हैं ना, इनको निमंत्रण भी नहीं दिया, दावत भी नहीं दिया। भारत से एक ही आदमी गया था, वो अंबानी गया था, बाकी कोई नहीं गया था, मोदी नहीं। तो मोदी उसका तलवा चाट रहा है। इनको सीखना हो तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट से सीखें। एक छोटा सा मुल्क जिनके लोगों पर जुल्म कर रही है अगर अमेरिका, तो वहां उसको धमकी दे करके जंजीर खुलवाया और अपना जहाज भेज करके उनको वापस लाया। भारत क्या कर रही है? भारत के नौजवान, भारत के लोगों के, यहां तक कि गुजरात के भी हैं लोग, पूरे देश के लोग हैं, और वो क्या है, अपना पैसा दे करके गए हैं वहां, वर्क परमिट लेकर चुके। हिंदुस्तान में नौकरी नहीं है, वीजा लेकर के गए हैं। वीजा हो सकता है एक्स्ट्रा हो गया है, उसका मतलब तो उनके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा। वो लोग बयान दे रहे हैं कि हमको खाना नहीं दिया जा रहा, खाने में सिर्फ नाश्ता दिया जा रहा और खाने में बीफ दिया जा रहा हमको, जो हम नहीं खाते हैं। मोदी जो सियासत करते हैं, गौ मांस लेके आरएसएस के लोग, क्यों नहीं ट्रंप के खिलाफ बोलने को, उनको क्यों गौ मांस खिला रहे हो? तो गुजरात के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के हैं, पंजाब के, हर जगह के लोग हैं, मुंह बंद करके हैं, क्योंकि वो ट्रंप का तलवा चाट रहे हैं।
सिर्फ देश की जनता को ये धर्म मजहब क्या खाएंगे क्या पिएंगे लेकर के उनकी जानें ली जाती हैं, लेकिन हमारी देश के लोगों को अगर वहां पर बीफ खिलाया जा रहा है उसका प्रतिवाद ये नहीं कर सकते। इनकी ताकत नहीं, हमारी पार्टी ने प्रतिवाद किया और हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को भी कहा कि देश के हमारे जो नागरिक हैं उनकी मान मर्यादा की रक्षा करना तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुमको करना पड़ेगा अमेरिका के प्रशासन से बात करके। अच्छा, आपके ख्याल में आरएसएस किसका किन किन चीज़ों का दुश्मन मानता? आरएसएस जो है, आरएसएस आज नहीं, आज से 100 साल पहले उनका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो आरएसएस ने कहा था कि एक नंबर तो हम आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अभी भी अगर हमारी बात, अगर हमारे जो श्रोता दर्शक है यकीन नहीं आता, गूगल में जाएंगे मिल जाएगा उनको। दूसरा है, वो कहते 3 दुश्मन इस देश के अंदर में हैं। एक नंबर में है मुसलमान, दूसरा में क्रिश्चियन, तीसरा में कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट उनके दुश्मन हैं क्योंकि कम्युनिस्ट कभी समझौता नहीं करते, कम्युनिस्ट कभी मजहब के सियासत के खिलाफ हमेशा रहते हैं। जो मजहब को लेकर के मुल्क को तोड़ने का काम करता है उसके खिलाफ हैं। हम देश बचाना चाहते हैं, देश की एकता को बचाना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, इसीलिए हम आरएसएस के कट्टर दुश्मन हैं। तभी आरएसएस कहती है 100 साल पहले भी कि हमारे 3 दुश्मन हैं जिसमें एक कम्युनिस्ट भी है। देखा आपने, कम्युनिस्ट दुश्मन आरएसएस मानती है। क्यों मानती है? कि हाँ, मोहब्बत का पैगाम है, धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक चलने का, मानने का चीज़ है। असल तो इंसान की मोहब्बत जब जिंदा रहेगी, इंसान कायम रहेगा, तभी आपका मुल्क भी कायम रहेगा। और मुल्क कायम रखने के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ जब तक लोग जुटेंगे नहीं, तब तक भारत नहीं बच सकता है। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।